बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम सीबीआर का एक नया टॉपिक स्टार्ट करें, दैट इज़ स्ट्रोक। और स्ट्रोक के बारे में आप सब लोग जानते होंगे। हम जो है इसको एक ओवरव्यू देंगे। ठीक है। स्ट्रोक जो है ये इसकी एपिडेमियोलॉजी है कि स्ट्रोक के कितने केसेस होते हैं पर ईयर, कितने की डेथ्स होती है, तो इसको हम एपिडेमियोलॉजी कहते हैं। अच्छा, सो स्ट्रोक जो है दैट इज़ अ लीडिंग कॉज ऑफ डेथ इन द यूनाइटेड स्टेट्स। इसमें जो है 7 लैक्स प्लस जो है इसमें स्ट्रोक के पेशेंट स्ट्रोक से सफ़र होते हैं अमेरिकन पर ईयर। और 1 लाख प्लस जो है 1,34,000 की जो है पर ईयर डेथ्स होती है। अच्छा, 1996 से 2011 तक स्ट्रोक डेथ रेट जो है वो काफ़ी कम हो गई है, बाय 18.4% तक वो जो है डिक्रीज हो गई है। और 6 मिलियन प्लस जो है स्ट्रोक सर्वाइवर्स है अमेरिका में से। तो ये सारी अमेरिकन स्टडीज़ है, उसमें ये इनकी एपिडेमियोलॉजी है कि कितने लोग को स्ट्रोक्स होता है, कितने डेथ्स होते हैं और कितने जो है उनमें सर्वाइवर्स है। और डेथ रेट डिक्रीज हुआ है, इंक्रीज हुआ है, क्या हुआ है, सो वो जो है डिक्रीज हुए 18.4% तक। ठीक है, लेकिन ये अब भी एक लीडिंग कॉज ऑफ डेथ है। अच्छा, stroke facts, a leading cause of adult disability. Obviously जब stroke होता है so वो जिस पार्ट में stroke हुआ है, ब्रेन के जिस पार्ट में stroke हुआ है, so उस पार्ट के जो मोटर न्यूरॉन्स है या मसल्स है वो ख़राब हो जाते हैं। so वो किसी न किसी टाइप की डिसेबिलिटी जो है वो कॉज कर लेते हैं। So stroke जो है ये एक leading cause है of disability. Up to 80% of all strokes are preventable through risk factor management. अच्छा जी, 80% स्ट्रोक जो है उसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं। कैसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं? स्ट्रोक के जो है डिफरेंट रिस्क फैक्टर्स होते हैं, मतलब ओबेसिटी हो गया, डायबिटीज़ हो गया, कैलोरीज कंजम्पशन हो गया या फिर स्मोकिंग वगैरह हो गए। सो ऐसे कॉजेज है स्ट्रोक के जिसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं। सो अगर उन रिस्क फैक्टर को अगर हम प्रिवेंट कर लें तो हम जो है स्ट्रोक को हम प्रिवेंट कर सकते हैं। से on average someone suffers a stroke every 40 seconds in America. अमेरिका में हर 40 सेकंड के बाद जो है एक बंदा स्ट्रोक से सफ़र होता है। सेम। सो ये सिर्फ उसकी एपिडेमियोलॉजी है, उसकी कुछ फैक्ट्स हैं रिलेटेड स्ट्रोक से रिलेटेड फैक्ट्स हैं। अच्छा, अब परसेप्शन स्ट्रोक के बारे में हमारी परसेप्शन क्या है? कुछ चीज़ ऐसी है जो सिर्फ एक मिथ है, उसमें रियलिटी कुछ नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ें जो है वो रियलिटी है उसमें। सो हम अब पढ़ेंगे कि मिथ्स क्या है स्ट्रोक से रिलेटेड एंड स्ट्रोक से रिलेटेड रियलिटी क्या है। ठीक। अच्छा, स्ट्रोक मिथ्स जो है वो साइड पे है। स्ट्रोक इज़ नॉट प्रिवेंटेबल। तो ये अगर हम कहते हैं कि स्ट्रोक को हम प्रिवेंट नहीं कर सकते, ये सिर्फ एक मिथ है। स्ट्रोक को हम प्रिवेंट कर सकते हैं अप टू 80%। सही है। ये जो है रियलिटी है कि हम स्ट्रोक को प्रिवेंट कर सकते हैं। मिथ क्या है कि हम स्ट्रोक को प्रिवेंट नहीं कर सकते। स्ट्रोक कैन नॉट बी ट्रीटेड। अच्छा, ये भी एक मिथ है कि हम जो है स्ट्रोक को ट्रीट नहीं कर सकते। हम जो है अगर हम स्ट्रोक के इमीडिएटली अगर हम उसकी ट्रीटमेंट स्टार्ट कर लें तो हम काफ़ी हद तक जो है डिसेबिलिटी को हम प्रिवेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम इमरजेंसी ट्रीटमेंट इसकी हम दे सकते हैं। सो रियलिटी है कि हम ट्रीटमेंट दे सकते हैं। मिथ क्या है कि इसकी कोई ट्रीटमेंट नहीं है। अच्छा, थर्ड मिथ क्या है कि स्ट्रोक ओनली स्ट्राइक्स द एल्डरली, कि सिर्फ जो है एल्डर पेशेंट्स जो है या एल्डर बंदे जो है उनको स्ट्रोक होता है, मतलब कि जो लोग बूढ़े हो जाते हैं उनको स्ट्रोक होता है। ये सिर्फ एक मिथ है। रियलिटी क्या है कि हर एक बंदा जो है वो स्ट्रोक से अफेक्ट हो सकता है। सही है। अच्छा, स्ट्रोक हैपन्स इन द हार्ट, दैट इज अ मिथ। हार्ट में जो है स्ट्रोक नहीं होता। स्ट्रोक जो है एक्चुअली इज ब्रेन अटैक। सही है, मतलब ये ब्रेन में होता है। हार्ट में जो होता है दैट इज हार्ट अटैक, जिसको हम MI कहते हैं, मायोकार्डियल इंफार्क्शन। और ब्रेन में जो है जो स्ट्रोक होता है उसको हम कहते हैं ब्रेन अटैक। अच्छा, स्ट्रोक रिकवरी एंड्स आफ्टर 6 मंथ्स। ये जो है एक मिथ है कि 6 मंथ्स के बाद जो है स्ट्रोक की रिकवरी स्टॉप हो जाती है। रियलिटी क्या है कि स्ट्रोक की रिकवरी जो है वो लाइफ टाइम तक लास्ट करती है, मतलब जितने बंदे की एज होती है उस तक जो है स्ट्रोक में रिकवरी पॉसिबल होती है। सही है। ओके, बैकग्राउंड ऑफ स्ट्रोक क्या है कि स्ट्रोक को हम सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट भी कहते हैं।
cerebral mean something related to the brain, vascular mean something related to the blood vessels. तो इसको हम cerebrovascular accident क्यों कहते हैं, क्योंकि ये ब्रेन के जो वेसल्स होते हैं ना, तो उसमें कुछ डिस्ट्रप्शन आ जाती है, या तो वो ब्लॉक हो जाते हैं या फिर उसकी रप्चर हो जाती है, तो इस वजह से जो है हम इसको cerebrovascular accidents भी कहते हैं। सही है, ओके। सो ये जो है स्ट्रोक जो है वो सडनली होते हैं, और ये जो है एक क्लिनिकली डिफाइंड एज फोकल वैस्कुलर लीजन, मतलब एक स्पेसिफिक ब्रेन एक स्पेसिफिक जगह पे जो है एक वैस्कुलर लीजन हो जाता है। सही है, और ये क्या करता है, ये वैस्कुलर लीजन जो है ये हमारे जो न्यूरोलॉजिकल डिफिसिट है उसको कॉज कर लेता है सडनली, और ये न्यूरोलॉजिकल डिफिसिट जो है ये 24 आवर से ज़्यादा होता है। मतलब कोई भी न्यूरोलॉजिकल एब्नॉर्मेलिटी इसकी वजह से कॉज हो जाती है, और वो न्यूरोलॉजिकल एब्नॉर्मेलिटी 24 आवर से अगर ज़्यादा हो तो उसको फिर हम स्ट्रोक कहते हैं। न्यूरोलॉजिकल डिफिसिट जो है ये डिपेंड करता है कि हमारे ब्रेन का कौन सा पार्ट जो है उसमें लीजन हुई है। तो उससे रिलेटेड जो है, फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे राइट साइड के ब्रेन में लीजन हुए तो हमारा जो ज़्यादातर न्यूरोलॉजिकल डिफिसिट है वो हमारे लेफ्ट में आता है। अगर लेफ्ट में कोई लीजन हुए तो हमारे ज़्यादातर न्यूरोलॉजिकल डिफिसिट हमारे राइट साइड की बॉडी पे आता है। ठीक है, सो डिपेंड करता है कि डिफिसिट कहाँ पे है, सो उसी से रिलेटेड कि न्यूरोलॉजिकल लीजन कहाँ पे है, सो उसी से रिलेटेड जो है न्यूरोलॉजिकल डिफिसिट आता है। ठीक, अच्छा, अगर 24 आवर से अगर ये न्यूरोलॉजिकल डिफिसिट 24 आवर से कम हो तो फिर उसको हम कहते हैं ट्रांजिएंट इस्कीमिक अटैक, या इसको हम TIA कहते हैं। TIA की जो ड्यूरेशन होती है वो मोस्टली 5 to 15 मिनट्स तक होती है, इससे ज़्यादा नहीं होती, लेकिन 24 आवर्स तक हो सकती है। अगर ये 24 आवर्स से ज़्यादा हो तो फिर उसको हम TIA नहीं कहते, बल्कि उसको हम स्ट्रोक कहते हैं। सही है, अच्छा, etiology क्या है कि that stroke is caused by either ischemic infarction or hemorrhagic disruption of the brain. So stroke जो है ये एक vascular लीजन होते हैं। अगर वेसल्स में कोई थ्रोम्बोसिस आ गया, एम्बोलिस आ गया, या कोई भी अगर ब्लॉक आ गया हमारे वेसल में, तो उसकी वजह से क्या होता है कि ब्रेन को वैसे ही ब्लड सप्लाई नहीं होता जितना नॉर्मली रिक्वायर्ड होता है, तो उसकी वजह से एस्कीमिया प्रोड्यूस हो जाता है, और इस्कीमिया लीड्स टू इन्फाक्शन। सही है, सो स्ट्रोक इज आइदर कॉज्ड बाय इस्कीमिक इन्फाक्शन, या फिर क्या होता है कि जो हमारे वेसल्स है वो रप्चर हो जाता है, हेमरेज हो जाता है, सो उसकी वजह से जो हमारा ब्रेन है वो अफेक्ट हो जाता है। सो आइदर इट इज इस्कीमिक और हेमरेजिक, लेकिन इस दोनों को हम क्या कहते हैं, स्ट्रोक कहते हैं, क्योंकि हमारे ब्रेन में एक लीजन कॉज कर लेते हैं। अच्छा जी, अगर स्ट्रोक जो है वो इस्कीमिक इन्फाक्शन की वजह से हुआ है, तो फिर उसको हम कहते हैं इस्कीमिक स्ट्रोक, जो कि कंस्टिट्यूट करता है 8% ऑफ द स्ट्रोक। सही है, जो मेजर जो ज़्यादातर स्ट्रोक्स होता है वो 88% जो स्ट्रोक्स होते हैं वो इस्कीमिक स्ट्रोक होते हैं। 12% जो स्ट्रोक होते हैं वो हेमरेजिक स्ट्रोक होते हैं, जो कि हेमरेज की वजह से कॉज होता है। सही, ओके। सो यहाँ पे आप देखिए ये एक वेसल शो की गई है, एक आर्टरी है और उसमें एक ब्लॉक बना हुआ है, यहाँ पे देखें। सो इस ब्लॉक की वजह से जो स्ट्रोक कॉज होगा वो होगा इस्कीमिक इन्फाक्शन कॉज होगी और इस्कीमिक स्ट्रोक कॉज होगी। ये भी जो है इस्कीमिक स्ट्रोक को शो कर रहा है, यहाँ पे आप देखिए। सो ब्लड वेसल जो है जो ब्रेन को सप्लाई करते हैं वो कम्प्लीटली ब्लॉक्ड है, सो इसकी वजह से एक वैस्कुलर लीजन जो है वो ब्रेन में स्टार्ट हो जाती है। सो इस्कीमिक स्ट्रोक में क्या होता है कि इस्कीमिक स्ट्रोक हमने पहले कहा कि ये थ्रोम्बस या एम्बोलिज्म की वजह से हो सकता है। सो थ्रोम्बस क्या होता है, थ्रोम्बस एक्चुअली एग्रीगेशन होती है प्लेटलेट्स या फिब्रिन की, मतलब प्लेटलेट्स और फिब्रिन जो है वो किसी भी ब्लड वेसल में एक दूसरे के साथ कंबाइन हो जाते हैं और ब्लड वेसल को ब्लॉक कर लेते हैं। सो पहले क्या होता है कि प्लेटलेट्स असल में है क्या चीज़, प्लेटलेट जो है हमारे ब्लड सेल्स है जो कि कलरलेस होते हैं, मतलब इसका कोई कलर नहीं होता, न्यूक्लियस नहीं होता, और ये इन्वॉल्व होते हैं इन क्लॉटिंग। सो सबसे पहले ये क्या करते हैं, ये प्लेटलेट्स ये किसी भी जगह पे जो है ये एक्युमुलेट हो जाते हैं और ये वहाँ पे क्लॉटिंग स्टार्ट कर लेते हैं। सो इनका कलर जो है, इनका कोई कलर नहीं होता प्लेटलेट्स का। सो इस वजह से जो थ्रोम्बस बनता है उसको वाइट थ्रोम्बस कहते हैं।
फिर जो है ये जितना टाइम गुजरता है सो इस वाइट थ्रोम्बस के साथ जो है फिब्रिन भी आ जाता है, उस पर अकोमुलेट हो जाता है, रेड ब्लड सेल भी आते हैं, यहाँ पे अकोमुलेट होते रहते हैं। फिब्रिन क्या है? सो फिब्रिन भी ये एक प्रोटीन है जो कि क्लॉटिंग में इन्वॉल्व होता है। सेम सो पहले प्लेटलेट्स आते हैं, वो वाइट थ्रोम्बस बनाते हैं, फिर उसके बाद जो है फिब्रिन एंड रेड ब्लड सेल्स आते हैं और वो जो है अकोमुलेट होते हैं वाइट थ्रोम्बस के ऊपर और उसकी वजह से जो है रेड थ्रोम्बस बन जाता है। सेम स्पेशली उन जगहों पे जहाँ पे ब्लड फ्लो ऑलरेडी स्लो होती है, सो वहाँ पे जो है थ्रोम्बस बन जाता है। अच्छा, arterial thrombus ये primary arterial atherosclerotic thrombus fills the arterial lumen partially or completely occluding the lumen. So जो blood vessel का lumen होता है ना जिसमें blood flow करता है, so atherosclerosis जो है atherosclerotic thrombus जो है वो या उसको partially block कर लेता है या completely block कर लेता है। ठीक है, तो अगर पार्शली ब्लॉक हो तो उसमें फिर भी थोड़ी बहुत ब्लड फ्लो होती रहती है और अगर कम्प्लीटली ब्लॉक हो तो फिर उसमें बिल्कुल ब्लड फ्लो नहीं होती और वो डायरेक्टली जो है कोई लीजन कॉज कर लेते हैं। Lacunar infarction result from thrombus in the small brain arteries. Lacunar infarction क्या होता है कि हमारे ब्रेन की जो डीप एरियाज होते हैं ना, जैसे बेसल गैंग्लिया, पोन्स वगैरह जो एरियाज होते हैं, जो डीप एरियाज है, वहाँ पे बहुत छोटी छोटी सी आर्टरीज होती है। सो वो छोटी आर्टरीज जो ब्लॉक होती है सो वो बहुत छोटे से एरिया को अफेक्ट कर लेते हैं, बहुत छोटा सा एक लीजन बना लेते हैं और उस लीजन को क्या कहते हैं? उस लीजन को कहते हैं लेक्यून। सही है, और ये लेक्यून जो है 3 mm टू 2 सेंटीमीटर तक होता है। यहाँ पे इस रेडियोग्राफ में आप देखिए सो छोटी छोटी सी लीजन्स बने हुए हैं ब्रेन में और ये लीजन्स जो है उनको कहते हैं लेक्यूनर इन्फार्क्शन या लेक्यून इसको कहते हैं। जो लीजन्स बन जाते हैं उनको लेक्यून कहते हैं, जो प्रोसेस इसको कहते हैं लेक्यूनर इन्फार्क्शन। और किस वजह से होता है कि ब्रेन की डीप एरियाज में जो आर्टरीज होती है वो बहुत ज़्यादा छोटी छोटी होती है, तो अगर उसमें कोई ब्लॉक बन जाए हो जाए कोई स्मॉल आर्टरी तो वो छोटी छोटी सी लेक्यून्स बना लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे आप देखिए सो ये एक नॉर्मल आर्टरी है जिसमें ब्लड फ्लो जो है वो नॉर्मली हो रही है। अब सेकंड वाले में देखिए सो इसमें एक क्लॉट बन गया है, सही है, एथेरोस्क्लेरोटिक ब्लॉक है जिसकी वजह से ब्लड सप्लाई जो है वो बहुत कम हो जाती है, ये एक पार्शियल ब्लॉक है। सही, अब थर्ड वाले में देखिए सो इसमें जो है क्लॉट डिसॉल्व हो गया है काफ़ी हद तक, सो इसमें ब्लड सप्लाई जो है वो फिर से स्टार्ट हो जाती है और ये यूजुअली ट्राइया में होता है जिसमें ब्लॉक जो है वो इतना ज़्यादा नहीं होता, सो कुछ देर के लिए जो है ब्लड सप्लाई स्टॉप हो जाती है लेकिन फिर वो वापस से स्टार्ट हो जाती है अगर क्लॉट डिसॉल्व हो जाए तो। अच्छा, अब एम्बोलिज्म क्या होता है? सो एम्बोलिज्म ये होता है कि अगर कोई भी थ्रोम्बोटिक प्लग है वो जिस जगह पे बना था वहाँ से वो डिसलॉज हो जाए और किसी और आर्टरी में चला जाए, किसी प्रॉक्सिमल आर्टरी में प्रॉक्सिमल आर्टरी से किसी डिस्टल आर्टरी में चला जाए या हार्ट से किसी डिस्टल एरिया पे चला जाए, तो उसको हम कहते हैं एम्बोलिज्म। एम्बोलिज्म जो है ये आर्टीरियल फिब्रिलेशन इसका जो है वो मेन कॉज है। आर्टीरियल फिब्रिलेशन में क्या होता है कि जो फिब्रिलेशन होती है एट्रियल फिब्रिलेशन में, तो फिब्रिलेशन जब होती है तो उसकी वजह से क्या होता है कि हमारा जो ब्लड है वो सही से पंप नहीं होता और जब पंपिंग नहीं होती तो ब्लड की पूलिंग हो जाती है, मतलब ब्लड एक जगह पे स्टॉप रहता है ज़्यादा देर के लिए और जैसे ही ब्लड की पूलिंग होती है तो उसमें क्लॉटिंग स्टार्ट हो जाती है। जहाँ पे भी ब्लड की पूलिंग होती है तो वहाँ पे क्लॉटिंग स्टार्ट हो जाती है और वो क्लॉट जो है वो एक एम्बोलिज्म है, वो एक थ्रोम्बस जो है वो बना लेता है और वो थ्रोम्बस अगर डिसलॉज हो जाए फिर उसको हम कहते हैं एम्बोलिज्म कहते हैं, एम्बोलाई कहते हैं, एम्बोलिस कहते हैं। अच्छा, the most common cause of artery-to-artery cerebral embolism is carotid bifurcation atherosclerosis. सो यहाँ पे आप देखिए ये एक कैरोटिड आर्टरी है। कैरोटिड आर्टरी जो है बाइफरकेट होती है, मतलब डिवाइड होती है इनटू 2 आर्टरीज, एक है इंटरनल कैरोटिड एक है एक्सटर्नल कैरोटिड। सो जहाँ पे ये बाइफरकेशन होती है सो यहाँ पे जो है थ्रोम्बोसिस बहुत कॉमन होती है, एथेरोस्क्लेरोसिस जो है वो यहाँ पे बहुत कॉमन होता है। तो यहाँ पे अगर कोई भी अगर थ्रोम्बस यहाँ से डिसलॉज हो गया तो वो बनाएगा एक एम्बोलिज्म और वो एम्बोलिज्म एक आर्टरी से जाके वो एक दूसरे आर्टरी में जाएगा, मतलब
जो कॉमन कैरोटिड आर्टरी है, सो वहाँ से जाएगा आइदर इंटरनल कैरोटिड आर्टरी में या फिर एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी में। सो आर्टरी टू आर्टरी एम्बोलिज्म है, जो कि कहाँ पे जाएगा, हमारे ब्रेन में जाएगा। सो इट इज द कॉमन कॉज ऑफ सेरेब्रल एम्बोलिज्म। सही है। अच्छा जी, अब हेमरेजिक स्ट्रोक है। सो हेमरेजिक स्ट्रोक में क्या होता है कि यहाँ पे आप देखिए, सो इस आर्टरी को आप देखिए, सो ये जो है बल्ज हुई है और यहाँ से फिर दोनों साइड से बल्ज हुई और इस साइड से फिर ये जो है रप्चर हुई है और ब्लड वेसल जो है वो रप्चर हुआ है और यहाँ से जो ब्लड सेल्स है वो इससे रिमूव हो रहे हैं, इससे बाहर की तरफ जो है वो जा रहे हैं। तो इस वजह से अगर जो स्ट्रोक होगा उसको हम कहेंगे हेमरेजिक स्ट्रोक, से जो कि ब्लड वेसल की रप्चर होने की वजह से होता है। इंट्रासेरेब्रल हेमरेज जो है ये दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है इंट्रासेरेब्रल और दूसरा जो है होता है सब एरेक्नॉइड हेमरेज। सो इंट्रासेरेब्रल मींस जो हमारा जो सेरेब्रम है वहाँ पे अगर कोई हेमरेज हुआ है उसको कहते हैं इंट्रासेरेब्रल हेमरेज, जो कि किस वजह से होता है, कोई अभी वेसल है अगर वो वीक है, उसके वॉल्स वीक है, सो वो बल्ज हो जाते हैं और इवेंचुअली वो रप्चर हो जाते हैं। सो उसको कहते हैं इंट्रासेरेब्रल हेमरेज। इंट्रासेरेब्रल हेमरेज जो है वो 90% ऑफ ऑल स्ट्रोक्स में जो है होता है, मतलब अगर टोटल अगर 100 स्ट्रोक्स है तो उसमें 9 स्ट्रोक जो है वो इंट्रासेरेब्रल हेमरेज के होते हैं। अच्छा, इसकी मोर्टेलिटी रेट जो है वो 50% है, मतलब 50% तक लोग उसको सर्वाइव कर सकते हैं, 50% जो है उनकी डेथ हो जाती है। मेन कॉज इसकी क्या है, देयर इज हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन इज इंक्रीज ब्लड प्रेशर, अगर हम उसको लैमन टर्म में कह लें। सो इंक्रीज ब्लड प्रेशर अगर हो, हाइपरटेंशन हो या किसी या अगर ट्रॉमा हो जाए और उसकी वजह से डायरेक्टली अगर कोई वेसल रप्चर हो जाए, सो ये दो जो है इसके मेन कॉजेज है, हाइपरटेंशन एंड ट्रॉमा। हाइपरटेंशन में क्या होता है कि ब्लड वेसल के अंदर जो है ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा इंक्रीज होता रहता है और इस इंक्रीज ब्लड प्रेशर की वजह से जो है इवेंचुअली ब्लड वेसल रप्चर हो जाता है। और ट्रॉमा में क्या होता है कि डायरेक्टली एक वेसल जो है वो रप्चर हो जाता है। दोनों केसेस में जो है ब्लड जो है वो इजेक्ट होता है ब्लड वेसल से और वो जो है हेमरेज कॉज कर लेते हैं। अच्छा, इसके और जो कॉजेज है दैट इज ड्रग एब्यूज। ड्रग एब्यूज में क्या होता है कि अगर एम्फेटामिन है या कोकेन वगैरह अगर जो लोग लेते हैं, सो उसमें सिंपैथेटिक एक्टिविटी जो है वो इंक्रीज कर लेते हैं। सो सिंपैथेटिक एक्टिविटी की वजह से ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। जब ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, सो ब्लड प्रेशर अगर बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है, सो वो एवेंचुअली जो है ब्लड वेसल को रप्चर कर लेते हैं एंड कॉज इंट्रासेरेब्रल हेमरेज। अच्छा, ट्यूमर्स में कुछ ट्यूमर्स जो है वो भी कॉज कर सकते हैं हेमरेज। अगर ट्यूमर ब्लड वेसल के अंदर जो है अगर वो बन रहा है और उसका साइज इंक्रीज हो रहा है, सो एवेंचुअली जो है वो इस साइज में जो इंक्रीज आ रहा है वो एवेंचुअली ब्लड वेसल को रप्चर कर लेगा। वेस्कुलर मालफॉर्मेशन या वेस्कुलर एबनॉर्मेलिटीज क्या होते हैं कि कुछ चिल्ड्रन में भी हो सकते हैं, ये जो है एडल्ट में भी हो सकते हैं कि वेसल्स जो है वो नॉर्मल नहीं बनते, वो एबनॉर्मल बन जाते हैं और वो एक मास सा बना लेते हैं, कई कई जगहों पे पेनफुल होते हैं, स्वेलिंग कॉज एक स्वेलिंग सी बना लेते हैं और ये जो है ब्लीडिंग भी कॉज कर सकते हैं। तो अगर ये वेस्कुलर मालफॉर्मेशन अगर ब्रेन में हुई है तो वो कॉज करेगी इंट्रासेरेब्रल हेमरेज से। कोगुलेशन डिसऑर्डर या एंटीकोगुलेंट्स जब हम यूज़ करते हैं, सो इनमें क्या होता है कि ब्लीडिंग एबनॉर्मेलिटीज़ आ जाती है। आसानी से जो है कोई भी अगर छोटा सा भी कट लग जाए सो उसमें ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। सो बहुत कोगुलेशन डिसऑर्डर्स में या एंटीकोगुलेंट्स या थ्रोम्बोलिटिक एजेंट्स अगर कोई बंदा ले रहा है, तो थ्रोम्बोलिटिक एजेंट्स क्या होते हैं कि कोई भी थ्रोम्बस है बॉडी में, सो उसको डिसॉल्व करने के लिए कोई बंदा एजेंट्स ले रहा है, सो उसकी वजह से ब्लीडिंग जो है वो आसानी से हो सकती है और it can cause intracerebral hemorrhage. See? अच्छा, the next one is a subarachnoid hemorrhage. So subarachnoid hemorrhage जो है subarachnoid space में होता है। subarachnoid space कहाँ पे होता है, जो ब्रेन है और एरेक्नॉइड मैटर है, एरेक्नॉइड मैटर के नीचे और ब्रेन के बीच में इसमें एक स्पेस होते हैं जिसको कहते हैं सब एरेक्नॉइड स्पेस। अगर इस सब एरेक्नॉइड, ये जो ब्लू सा नजर आ रहा है दिस इज सब एरेक्नॉइड स्पेस, अगर इसमें कोई ब्लीडिंग हो जाए तो उसको कहते हैं सब एरेक्नॉइड हेमरेज। सही है। सब एरेक्नॉइड हेमरेज जो है दैट इज 3% ऑफ ऑल स्ट्रोक्स और इसके जो मेन कॉज है दैट इज ट्रॉमा और रप्चर ऑफ द वेसल। अगर कोई ट्रॉमा हो जाए या अगर कोई वेसल रप्चर हो जाए एंड द सब एरेक्नॉइड स्पेस, तो उसकी वजह से सब एरेक्नॉइड हेमरेज होगा।
अदर कॉजेज जो है वो वैस्कुलर मैलफॉर्मेशन है जिसकी हमने पहले बात की, या एक्सटेंशन ऑफ एन एंट्रोसेरेब्रल हेमरेज। अगर सेरेब्रम के अंदर कोई हेमरेज हुआ है और वो एक्सटेंड कर जाए, वो इंक्रीज कर जाए और वो चला जाए इन द सब एरेक्नोइड स्पेस, तो वो भी सब एरेक्नोइड हेमरेज कॉज कर सकता है। अच्छा जी, the rebleeding rate of ruptured aneurysm is 20% in the first 2 weeks and 3% per year afterwards. अच्छा, एन्यूरिज्म क्या होता है कि एन्यूरिज्म जो है एक बल्जिंग होती है वेसल की। अगर किसी जगह पे अगर वेसल वीक है और वो उसमें जब ब्लड फ्लो करता है तो वो बल्ज होता है, तो उस बल्जिंग को क्या कहते हैं, एन्यूरिज्म, और वो इवेंचुअली रप्चर हो जाता है। तो अगर एन्यूरिज्म की अगर हम ट्रीटमेंट कर ले पोस्ट ऑपरेटिवली, उसमें कुछ कॉइल्स वगैरह लगाए जाते हैं, तो अगर उसकी हम ट्रीटमेंट कर ले तो फिर उसकी रीब्लीडिंग के चांसेस जो है वो 20% होते हैं फर्स्ट 2 वीक्स में से। अगर ऑपरेशन उसका किया जाता है तो ऑपरेशन की 2 वीक्स के बाद उसमें 20% चांसेस है कि वो रप्चर हो जाए, और फिर उसके बाद जो है हर ईयर में इसकी 3% चांसेस होते हैं कि वो जो है रीब्लीडिंग उसमें से हो जाए। सही। अच्छा जी, यहाँ पे आप देखिए, सो दिस इज एन्यूरिज्म, ये एक ब्लड वेसल है, और ब्लड वेसल से देखिए नॉर्मली ब्लड वेसल जो है वो ऐसे होना चाहिए, सही, और इससे एक बल्जिंग सी हुई है और इस बल्जिंग को क्या कहते हैं, एन्यूरिज्म, और ये एन्यूरिज्म जो है वो इवेंचुअली रप्चर हो जाता है और उससे जो है ब्लड इजेक्ट होता है, सही। अच्छा, एन्यूरिज्म के डिफरेंट टाइप्स होते हैं, एक होता है सेक्युलर एन्यूरिज्म, एक होता है फ्यूसिफॉर्म एन्यूरिज्म। सेक्युलर एन्यूरिज्म को बेरी एन्यूरिज्म भी कहते हैं। बेरी एन्यूरिज्म इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि एक बेरी टाइप, बेरी शेप इसका होता है। ये सिर्फ एक साइड से ये एक आर्टरी है, एक साइड से उसकी बल्जिंग हुई है, सो इस बल्जिंग को क्या कहते हैं, सेक्युलर एन्यूरिज्म। इसका एक नेक होता है, ये वाला पार्ट जो है ये इसका नेक है, जो कि कनेक्ट करता है इसके सैक को ब्लड वेसल के साथ, सही। फ्यूसिफॉर्म एन्यूरिज्म में क्या होता है कि इसमें आर्टरी के दोनों साइड या आर्टरी के हर एक साइड से जो है बल्जिंग हो जाती है, सही। यहाँ पे आप देखिए सिर्फ एक साइड से बल्जिंग हुई है, फ्यूसिफॉर्म में हर एक साइड से बल्जिंग हो जाती है। तो ये जो है डिफरेंट टाइप्स है एन्यूरिज्म की, और एन्यूरिज्म जो है वो फिर बाद में अगर थोड़ा सा भी अगर प्रेशर, ब्लड का प्रेशर इंक्रीज होता है तो वो इस आर्टरी को रप्चर कर सकता है। अच्छा जी, सो ब्लड सप्लाई ऑफ द ब्रेन, ब्लड सप्लाई आई होप आप लोग पढ़ चुके होंगे कि ब्रेन की ब्लड सप्लाई जो है वो किस तरह है। तो मेन ब्लड वेसल्स जो आते हैं हमारे ब्रेन को, दैट इज इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। पहले भी हमने बात की कि कैरोटिड आर्टरी जो है उसकी बाइफर्केशन हो जाती है इनटू इंटरनल कैरोटिड आर्टरी एंड एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी, और यही इंटरनल कैरोटिड आर्टरी पर जाते हैं हमारे ब्रेन को सप्लाई करते हैं। सेकेंड आर्टरी जो है दैट इज द वर्टिब्रल आर्टरी। वर्टिब्रल आर्टरी जो हमारे वर्टिब्रास होते हैं ना, सो वर्टिब्रा में छोटी छोटी से फोरामेन होते हैं उसके ट्रांसवर्स प्रोसेसेस में, ठीक। जो सर्वाइकल रीजन है सो वहाँ के ट्रांसवर्स प्रोसेसेस में छोटे छोटे से फोरामेन्स होते हैं, और उन फोरामेन से ये आर्टरी जो है वो गुजरती है और इसको कहते हैं वर्टिब्रल आर्टरी। ये दो मेन आर्टरीज है जो कि हमारे ब्रेन को सप्लाई करते हैं, सही है। ब्लड सप्लाई, सो ब्लड सप्लाई ब्रेन की जो है वो 2 आर्टरी से सप्लाई होती है, दैट इज द इंटरनल कैरोटिड आर्टरी एंड द वर्टिब्रल आर्टरी। सो फिर जो है इनकी फर्दर ब्रांचेस होती हैं जो कि हमारे पूरे ब्रेन को सप्लाई करते हैं। अच्छा, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी जो है ये ब्रांच है कॉमन कैरोटिड आर्टरी की, जो कि कैरोटिड कैनाल के थ्रू जो है ब्रेन में जाती है and splits into a middle and anterior cerebral arteries भी से निकलती है under the anterior perforated substance. Before internal carotid artery splits into terminal branches, it gives off. अच्छा, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी के टर्मिनल ब्रांचेस मतलब उसके जो छोटे छोटे आखिरी ब्रांचेस होते हैं, उनसे पहले इससे काफ़ी और भी ब्रांचेस निकलती है, बहुत सारी आर्टरीज निकलती है। सो वो कौन कौन से हैं, यहाँ पे तो हमने पढ़ा कि एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी एंड मिडिल सेरेब्रल आर्टरी जो है इससे निकलती है, बाकी और कौन कौन सी ब्रांचेस हैं। सो द फर्स्ट ब्रांच इज हाइपोफिजियल आर्टरी। हाइपोफिजियल आर्टरी जो है, हाइपोफिजियल इसके नाम से ही पता चल रहा है कि हाइपोफिसिस को ये सप्लाई करेंगे, एंड हाइपोफिसिस क्या चीज़ है, दैट इज द पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। सो हाइपोफिजियल आर्टरी जो है इसके फर्दर 2 ब्रांचेस है, एक है एंटीरियर हाइपोफिजियल आर्टरी, एक जो है पोस्टीरियर हाइपोफिजियल आर्टरी है।
सो इंटीरियर हाइपोफिजियल आर्टरी जो है ये हमारे हाइपोथैलेमस को भी सप्लाई करते हैं, एंड हाइपोथैलेमस से नीचे जो इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है उसके बीच में जो हाइपोफिजियल पोर्टल वीन्स है या पोर्टल सिस्टम जो है जिसके थ्रू हार्मोन सप्लाई होते हैं हाइपोथैलेमस से आते हैं इंटीरियर पिट्यूटरी तक। तो वो सारा जो सिस्टम है वो यही इंटीरियर हाइपोफिजियल आर्टरी बनाते हैं। फॉर एग्जांपल ये जो है हमारा हाइपोथैलेमस हो गया, हाइपोथैलेमस से नीचे हमारा इंटीरियर पिट्यूटरी है और पोस्टीरियर पिट्यूटरी। सही है। सो हाइपोथैलेमस ये आर्टरी जाके हाइपोथैलेमस में यहाँ पे एक कैपिलरी बेड बनाते हैं और इन कैपिलरी बेड से फिर ब्रांचेस निकलती हैं और फिर वो जाके इंटीरियर पिट्यूटरी में एक कैपिलरी बेड बनाते हैं। सही। सो ये सारा जो सिस्टम है इसको कहते हैं हाइपोफिजियल पोर्टल सिस्टम। और ये हाइपोफिजियल पोर्टल सिस्टम क्या करता है कि हाइपोथैलेमस से जो हार्मोन हाइपोथैलेमस में बनता है वो हार्मोन लेके आता है इनटू द इंटीरियर पिट्यूटरी। तो ये इंटीरियर पिट्यूटरी तक जो हार्मोन आता है वो हाइपोफिजियल पोर्टल सिस्टम के थ्रू आता है। और ये हाइपोफिजियल पोर्टल सिस्टम किस आर्टरी से बनता है? दैट इज द इंटीरियर हाइपोफिजियल आर्टरी। सही। अच्छा, the second one is a posterior hypophyseal artery. So posterior hypophyseal artery जो है ये सप्लाई करता है न्यूरल लोब ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड का न्यूरल लोब कौन सा होता है? दैट इज द पोस्टीरियर लोब। जो पोस्टीरियर लोब जो होता है उसमें जो हार्मोन्स आते हैं वो न्यूरॉन्स के थ्रू आते हैं। तो उस वजह से इसको कहते हैं न्यूरल लोब। और ये न्यूरल लोब जो है इसको सप्लाई आती है हमारे पोस्टीरियर हाइपोफिजियल आर्टरी की। सही। अच्छा, so internal carotid artery की first branch जो है that is the hypophyseal artery. Second branch कौन सी? that is the ophthalmic artery. तो ophthalmic artery यहाँ पे आप देखिए ये पूरा जो है ये common carotid है। common carotid bifurcate हो जाते हैं and to external carotid and internal carotid। अब internal carotid की branch है यहाँ पे आप देखिए, so this is the ophthalmic artery। ऑप्थेल्मिक आर्टरी सप्लाई करते हैं हमारे आईज को, पेरानेजल साइनसेस को और कुछ नोज के कुछ पार्ट्स को भी ये आर्टरी सप्लाई करते हैं। पेरानेजल साइनस जो है ये असल में हमारे नोज के साइड्स पे जो है छोटे छोटे से साइनस होते हैं और साइनस असल में होलो से एरियाज होते हैं, उसको कहते हैं साइनस, उसमें एयर होता है। सो पेरानेजल साइनसेस को, आईज को एंड नोज को जो है ऑप्थेल्मिक आर्टरी सप्लाई करती है। अच्छा, इसकी एक और ब्रांच है दैट इज द पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी। यहाँ पे आप देखिए ये जो ब्रांच है दैट इज द पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी। ये पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी जो है ये हमारे जो पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी होती है, पीसीए होते हैं, उसके साथ ये मिल जाती है, लेकिन वो पीसीए जो है यहाँ पे शो नहीं किया गया। अच्छा, एक और ब्रांच है इसकी एंटीरियर कोरोइडल आर्टरी। कोरोइडल आर्टरी जो है ये हमारे कोरोइड प्लेक्सस जो है उसको सप्लाई करते हैं। कोरोइड प्लेक्सस क्या होता है? कोरोइड प्लेक्सस हमारे लेटरल जो वेंट्रिकल होता है जो कि हमारा सीएसएफ बनाते हैं। सो हमारे सीएसएफ जो बनाते हैं कोरोइडल प्लेक्सस उसको सप्लाई करते हैं। उसके अलावा जो है जो ऑप्टिक ट्रैक्ट है, अनकस है, हाइपोकैम्पस है, लैटरल जेनिकुलेट न्यूक्लियस है। सो इन सारे एरियाज को भी जो है हमारे इंटीरियर कोरोइडल आर्टरी सप्लाई करती है। सही है। जो यहाँ पे जो है सेरेब्रल आर्टरी जो सर्कल ऑफ विलिस है वो सारा शो किया गया है कि किस तरह सेरेब्रल आर्टरीज आती है और फिर बेसिलर आर्टरी के साथ उसके ब्रांचेस के साथ वो किस तरह कंबाइन होते हैं, पूरा सर्कल ऑफ विलिस बनाते हैं। सर आप आराम से पढ़ेंगे। अभी जो है हमने सिर्फ इंटरनल कैरोटिड आर्टरी पढ़ी और उसके जो ब्रांचेस है वो हमने पढ़े। सो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी की अगर कोई ओक्लूजन होगी तो उसकी वजह से मतलब इंटरनल कैरोटिड आर्टरी में अगर कोई मसला आ गया, वो ब्लॉक हो गया, उसमें कोई एम्बोलिज्म है, थ्रोम्बस है, तो उसकी वजह से क्या होगा कि इंटरनल कैरोटिड आर्टरी की एक ब्रांच है ऑप्थेल्मिक आर्टरी। ऑप्थेल्मिक आर्टरी हमारे आई को सप्लाई करते हैं। सो अगर ऑप्थेल्मिक आर्टरी में अगर ओक्लूजन है तो उसकी वजह से एब्सिलेटरल ब्लाइंडनेस होगी, मतलब जिस साइड पे ऑप्थेल्मिक आर्टरी ब्लॉक है तो उसी साइड की जो आई है उसमें ब्लाइंडनेस हो जाएगी। फॉर एग्जांपल अगर राइट साइड की ऑप्थेल्मिक आर्टरी ब्लॉक है तो राइट साइड की आई जो है वो ब्लाइंड हो जाएगी। सही है। अच्छा, लेकिन
अगर ऑप्टिक नर्व में कोई इन्फेक्शन हो गया या लैटरल जेनिकुलेट बॉडी असल में हमारा जो थैलेमस होता है उसका एक न्यूक्लियस है जिसको कहते हैं लैटरल जेनिकुलेट न्यूक्लियस और लैटरल जेनिकुलेट बॉडी, जो कि एक पाथवे है फॉर एक हमारा एक विजुअल पाथवे है। विजुअल पाथवे जो है इसमें गुजरना होता है लैटरल जेनिकुलेट बॉडी से। सो अगर लैटरल जेनिकुलेट बॉडी में अगर जो आर्टरी आती है दैट इज द कोरोइडल आर्टरी, इंटीरियर कोरोइडल आर्टरी। तो अगर इंटीरियर कोरोइडल आर्टरी में कोई मसला हो गया सो उसकी वजह से लैटरल जेनिकुलेट बॉडी जो है वो खराब हो जाएगी। सो अगर ऑप्टिक नर्व में मसला है या लैटरल जेनिकुलेट बॉडी में मसला है, इन दोनों की इन्फेक्शन हो गई है, तो उस वजह से क्या होगा कि हमारे आई का कॉन्ट्रालैटरल आई जो है उसका जो है हाफ विजन लॉस्ट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर कोरोइडल आर्टरी राइट साइड के अगर उसमें कोई लीजन है सो वो जो है हमारी लेफ्ट साइड की आर्टरी का जो हाफ विजन है वो लॉस्ट हो जाएगा। सही है। अगर ऑप्थेल्मिक आर्टरी है तो फिर सेम साइड, लेकिन अगर कोरोइडल आर्टरी है तो फिर जो है कॉन्ट्रालैटरल साइड की आई में मसला आएगा। Okay, so the terminal branches of internal carotid artery, internal carotid artery की जो terminal branches है that are the middle cerebral artery and anterior cerebral artery. Middle cerebral artery जो है ये एक bigger branch है of the two terminal branches, मतलब दो terminal branches है उसमें bigger one जो है that is the middle cerebral artery. इसकी फिर further branches है frontal, parietal, temporal branches है जो कि हमारे frontal lobe, parietal lobe and temporal lobe को supply करते हैं, supplying primary motor and premotor cortex, frontal eye field, primary somatosensory areas जो कि इन्हीं हमारे lobes में present होता है, so उन areas को ये supply करता है। लेफ्ट मिडल सेरेब्रल आर्टरी सप्लाई लैंग्वेज सेंटर से, जो हमारी जो लेफ्ट मिडल सेरेब्रल आर्टरीज है, मिडल सेरेब्रल आर्टरीज ऑब्वियसली दो होगी, एक लेफ्ट साइड पे एक राइट साइड पे। जो लेफ्ट साइड के है वो सप्लाई करते हैं हमारे लैंग्वेज सेंटर को से। अगर ओक्लूजन हो जाए मिडल सेरेब्रल आर्टरी की तो उसकी वजह से क्या होगा कि पैरालिसिस ऑफ फेस होगा, पैरालिसिस ऑफ आर्म्स होंगे एंड एफीजिया होगा। एफीजिया इज लैंग्वेज सेंटर है, मतलब लैंग्वेज जो है वो सही से नहीं होगी, या तो ब्रोकाज होगा या वर्निक्स होगा, लेकिन एफीजिया होगा। सही है। अच्छा जी, इसके बाद जो है anterior cerebral arteries है। So anterior cerebral arteries meets together to form anterior communicating artery before the दोनों साइड की जो cerebral arteries है anterior वो combine होती है और वो बनाती है anterior communicating artery। सही है, मतलब लेफ्ट और राइट की कंबाइन होके इंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी बनाती है और उससे फिर जो है आर्टरीज निकलती है, आर्टरी ऑफ ह्यूबनर आल्सो कॉल्ड मिडल स्ट्राइट आर्टरी एंड सप्लाइज द कॉर्पस स्ट्राइट, जो कि हमारे कॉर्पस स्ट्राइटम को सप्लाई करती है। सही है। यही आर्टरी जो है कॉर्पस स्ट्राइटम को जो सप्लाई करती है। इसके बाद जो है ये एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी, ये लॉन्गिट्यूडनल फिशर जो होता है हमारे दोनों सेरेब्रम के बीच में जो फिशर है ना, उसको कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल फिशर। उसके साथ ये असेंड करता है, फिर ये क्या करता है कि ये बैकवर्ड जाता है कॉर्पस कैलोसम के साथ साथ से, और इसके फिर फर्दर ब्रांचेस होती है पेरिकैलोसल आर्टरी, और दूसरी ब्रांच जो है दैट इज कैलोसम मार्जिनल आर्टरी। कैलोसम मार्जिनल आर्टरी जो है ये सिंगुलेट सल्कस के साथ जाता है, और इसकी फर्दर थ्री मीडियल फ्रंटल ब्रांचेस है। एक है इंटीरियर मीडियल फ्रंटल, दूसरा है इंटरमीडिएट मीडियल फ्रंटल या मीडियल फ्रंटल, और थर्ड वन जो है दैट इज द पोस्टीरियर मीडियल फ्रंटल ब्रांच। सही। अच्छा जी, सो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ से आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। ओके, सो ये वही एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी है जो कि असेंड करती है लॉन्गिट्यूडनल फिशर में, ये ऊपर की तरफ जाती है ना, असेंड करती है। फिर ये क्या करता है कि ये है कॉर्पस कैलोसम है, ये पूरा ये सी शेप जो एक बंडल होता है न्यूरॉन्स का, इसको कहते हैं कॉर्पस कैलोसम। यह इस कॉर्पस कैलोसम के साथ साथ ये आर्टरी जो है ये जाती है और ये बनाती है क्या, पेरिकैलोसल आर्टरी। सही है। अच्छा, इस एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी से एक और ब्रांच भी निकलती है जो कि यहाँ पे आप देखिए, सो ये पूरा सिंगुलेट सल्कस है। सही है। सो ये आर्टरी जो है सिंगुलेट सल्कस के साथ साथ जाती है, यहाँ पे देखिए, सो ये सिंगुलेट सल्कस है, इसके साथ साथ ये आर्टरी जा रही है, और इस आर्टरी को क्या कहते हैं, कैलोसो मार्जिनल आर्टरी। सही है। कैलोसो मार्जिनल आर्टरी जो है इससे फिर फर्दर
3 ब्रांचेस निकलती है, एक जो है इंटीरियर है, एक इंटरमीडिएट या मीडियल है और थर्ड वन जो है दैट इज द पोस्टीरियर। तो ये तीनों ब्रांचेस जो है वो इससे निकलती हैं। ठीक है, तो ये जो था पूरा एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी था। ओके, सो यहाँ पे फिर से सर्कल ऑफ विलिस शो किया गया है कि सर्कल ऑफ विलिस कैसे बनता है। सो इंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी, जैसे मैंने आप लोगों को पहले कहा कि इंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी जो है वो दोनों साइड की कंबाइन होते हैं, एक ये साइड है एक ये वाली सेरेब्रल आर्टरी, सो दोनों साइड की कंबाइन होती है यहाँ पे आप देखिए, और ये बनाती है एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी। सही। अच्छा जी, ये भी जो है यहाँ पे आप देखिए, सो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी है, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी की ब्रांच है ऑप्थेल्मिक आर्टरी, और उसके एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी है और मिडल सेरेब्रल आर्टरी है और पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी है, और ये सारी जो है सॉरी ये है पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी, ये जो है एंटीरियर करोइडल आर्टरी है जो कि करोइड प्लेक्सस को सप्लाई करती है। सो ये सारी जो है हमारे इंटरनल कैरोटिड आर्टरी की ब्रांच है, ये देखिए, सो ये पूरा इंटरनल कैरोटिड है और यहाँ से जो है ये ब्रांचेस निकली होती है। सही है। ओके, सो यहाँ पे भी वही आर्टरीज शो हुई है। यहाँ पे जो है ये देखिए एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी है जो कि असेंड करती है लॉन्जिट्यूडिनल फिशर के साथ और फिर ये जो है कॉर्पस कैलोसम के साथ जा रही है, फिर पेरिकैलोसल आर्टरी बनाती है, और यहाँ आप देखिए सो सिंगुलेट गायरस में ये आर्टरी सॉरी सिंगुलेट सल्कस में ये आर्टरी जा रही है, और इस आर्टरी को कहते हैं कैलोसो मार्जिनल आर्टरी। इस यहाँ पे आप देखिए सो ये इंटीरियर ब्रांच है कैलोसो मार्जिनल आर्टरी की, इसकी इंटरमीडिएट ब्रांच है, और यहाँ पे जो है इसकी पोस्टीरियर ब्रांच है। सही है, पोस्टीरियर मीडियल फ्रंटल, इंटीरियर मीडियल फ्रंटल एंड इंटरमीडिएट मीडियल फ्रंटल, ये इसकी ब्रांचेस है। अच्छा जी, सो एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी की अगर ओक्लूजन हो जाए तो क्या मसला होगा, अगर इसमें कोई स्ट्रोक हो जाए तो क्या मसला होगा। सो कॉन्ट्रालैटरल पैरालिसिस होगी। कॉन्ट्रालैटरल पैरालिसिस या कॉन्ट्रालैटरल सेंसरी डिफेक्ट, मतलब एक साइड अगर राइट साइड की आर्टरी जो है उसमें कोई डिफेक्ट आ गया है, उसमें वो ओक्लूड हो गई है, सो हमारे जो राइट साइड में अगर आर्टरी में कोई मसला आ गया है, तो हमारे लेफ्ट साइड की जो लेग है या पेरिनियम रीजन है, तो उसमें क्या होगा कि उसमें पैरालिसिस हो जाएगी, मतलब उसके मोटर न्यूरॉन्स जो है वो खराब हो गए हैं, सो मसल्स उसकी फंक्शन नहीं करेंगे, तो पैरालिसिस हो जाएगी। सेंसरी डिफिसिट क्यों आएंगे, क्योंकि सेंसरी न्यूरॉन्स जो है वो खराब हो जाएंगे, तो सेंसरी डिफिसिट भी आएगा, और कहाँ पे, हमारे जो कॉन्ट्रोलैटरल लेग है वहाँ पे एंड पेरिनियम रीजन में। सही। और इसके साथ साथ जब इंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी की में स्ट्रोक होता है, तो उसकी वजह से यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस भी होता है। सही है। अच्छा जी, और इसमें जो है यूजुअली मेंटल कंफ्यूजन भी जो है वो इंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी में होती है। सही है।